to all of you. Let me open this. आपको साउंड और स्क्रीन प्रॉपर मिल रहा होगा. अगर हम लोग आगे बढ़े तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंडक्टर के बारे में. उससे कोई रिलेटेड डाउट बचा हो तो आप जरूर पूछ सकते हो. ये क्वेरी आपके दिमाग में आई हो. हम लोग इंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर्स क्या होते हैं. और इनको सर्किट में किस तरह से यूज किया जा सकता है वो हम लोग आज और डीपर लर्न करने वाले हैं. इंडक्टेंस इज द क्वांटिटी बाय विच वी मेजर द इंडक्टेंस. और ये इंडक्टर की वैल्यू को मेजर करते हैं. एल से लिखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. तो क्या क्या बताया तो मैं आपको बताता हूँ. इंडक्टेंस, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी इंडक्शन या इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट अगर कभी चेंज होती है तो उस चेंज का ये अपोज करता है. एक तो इस तरह से हम लोगों ने इंडक्टेंस को डिफाइन किया था. और इंडक्टर को कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि एक डिवाइस भी है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है. तो बेसिकली वो जो करंट के चेंज को अपोज करता है उस अपोजिशन से एनर्जी को कुछ कंज्यूम करता है और उसी एनर्जी को स्टोर करता है. बाद में उस एनर्जी को वो सप्लाई भी कर सकता है. तो अनलाइक फ्रिक्शनल फोर्सेस ये एनर्जी को वेस्ट नहीं करता. अनलाइक रेजिस्टेंस ये एनर्जी को स्टोर भी करता है. इंडक्टर को दिखाते कैसे, ये हम लोगों ने लर्न किया कि इंडक्टर को इस तरह से दिखाते हैं. अगर उस पर कोई आई करंट रन कर रहा होता है तो करंट हमेशा हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल में चलती है. और ये भी है इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप VA माइनस VB. इसको हम लोग LdI/dt लिखते हैं. और अगर अपने को पता करना हो इंड्यूस्ड EMF कितना होता है तो हम लोगों ने ये भी पता किया था. जो इंड्यूस्ड EMF आता है वो -LdI/dt आता है. सो सर्किट में हम लोग इसको यूज करते हैं और ये आता है. और ये माइनस साइन बता रहा होता है कि करंट के रेट ऑफ चेंज को अपोज करना है. तो एक तो ये पॉइंट लर्न किया था, दूसरा ये पॉइंट लर्न किया था. बाकी इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है, L कैसे निकाला जाता है, M कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न किए थे. और जैसा मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में आते हैं तो आप पाओगे कि अगर आपने ये समझा तो बहुत इजी रहेगा इंडक्टेंस कैलकुलेट करना ना. सेल्फ इंडक्टेंस जनरली वो आपसे सोलोनॉइड के बारे में कैलकुलेट करवाएगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई भी दो कॉइल लेकर के आपसे बता सकता है. और कैलकुलेट करने के लिए फंडा क्या है, फ्लक्स निकालेंगे, LI करेंगे. तो फ्लक्स निकालना हमारे लिए बेसिक है. अब देखो कि पूरे चैप्टर में EMI में फ्लक्स इज द मेन क्वांटिटी दैट्स गोइंग ऑन. फ्लक्स से ही हम लोग उसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, उससे हम लोग इंड्यूस्ड EMF निकालते हैं, उसी से हम लोग इंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. और यहाँ पर देखा था फ्लक्स किसी दूसरे का और करंट किसी दूसरे का भी देख करके म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालते हैं. तो सर्किट में सिंस हम लोग एक ही कॉइल रखते हैं तो उसी कॉइल का ये इंडक्टेंस हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. इसका मतलब ये भी हम लोग समझ सकते हैं, कभी अगर आपको बोले कि ये कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, अगर ये कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, तो इसका मतलब इसके पास क्या क्या है जो हमको नहीं दिख रहा है. हमको नहीं दिख रहा है, इसके पास दो चीजें हैं तो एटलीस्ट है ही है. कौन सी? एक तो इसके पास रेजिस्टेंस होगा क्योंकि कंडक्टर है. दूसरा इसके पास इंडक्टेंस होगा क्योंकि इसके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. उसमें कंडक्टेंस सॉरी दिस इंडक्टर और रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा. रेजिस्टेंस वाई बिकॉज इट्स अ कंडक्टर, और इंडक्टेंस बिकॉज क्योंकि इसमें करंट अगर चलेगी चेंज होगी तो ये प्रॉपर्टी होती है. सो सिंपल वायर्स जो होते हैं ना, उसके पास सभी वायर के पास सभी लूप्स के पास आप पाओगे कि इंडक्टर लगा रहता है. अगेन इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं जब तक वो क्वेश्चन हमसे नहीं पूछता है. इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स आपने सॉल्व किए जिसमें से रेजिस्टेंस हुआ करता था, बैटरी हुआ करती थी, तो इस पर आइडियली एक इंडक्टर भी लगा है जो करंट के चेंज होने का अपोज करेगा. क्योंकि जब आपने बैटरी ऑन की होगी तो करंट चेंज हुई होगी. क्योंकि पहले तो करंट जीरो थी, बाद में कुछ करंट आया. सो जब भी करंट चेंज होता है तो इंडक्टर अपना रोल प्ले करता है. सो इट्स नॉट ओनली आर सर्किट, इट आल्सो आर एल सर्किट. तो जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने जब कैपेसिटर पढ़ा था तो रेजिस्टेंस को यूज नहीं किया करते थे, बोलते थे सी को निकाल लेते हैं. उसमें रेजिस्टेंस होता है लेकिन रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं. इसी तरह से इंडक्टेंस को भी हम लोग इग्नोर करते हैं जब तक क्वेश्चन डेलिबरेटली उसके बारे में बात नहीं करता है.
या फिर जब जनरल स्टेटमेंट देगा तो फिर हम जरूर उसको यूज करेंगे। सो एवरी कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस हैज एन इंडक्टर। ओके, अब अगर इस कॉइल पे आप बैटरी लगाओगे तो यहाँ पे एक बैटरी लग जाएगी, तो LR सर्किट हो जाएगी, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं RL सर्किट या LR सर्किट। सो ये बेसिक है, ब्रीफ अप है, अब इसी को हम लोग यूज करेंगे। सो वी कैन पुट अ हेडिंग एज LR सर्किट। और ये जो LR सर्किट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम लोगों ने RC सर्किट लर्न किया था उसी बेसिस पे। You want a screen to be reshared? Maybe some issue. Okay, so मैं से रीशेयर करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर इशू परसिस्ट करता है तो आप रीज्वाइन कर सकते हो एग्जिट होने के बाद। बाकी लोगों को देखा होगा। Okay, so let's proceed with this LR circuit. Again हम लोग we will be starting with the simple circuit और उसको आगे बढ़ाएंगे। Okay, so let's say अपने पास एक L है, that means inductor, और एक R लगा हुआ है, that means resistance, और इसको स्विच से कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। डीसी बैटरी है, नॉर्मल बैटरी, जो बैटरी हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मेंटेन करके चलता है। लेट्स उसका ईएमएफ ई है। इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आ सकता है, तो वो आप सब जानते हो क्या करना होता है। आइडियलिस्टिक कंडीशन को हम लोग स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। ये स्विच है, और ऐसा बोलेगा कि इनिशियली इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं था, और आपने इसको स्विच को क्लोज किया है। कब क्लोज किया है? t=0 पर। तो वहां से आप अपना ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करते हो। इस पर इनिशियली कितना करंट जा रहा था? 0। फाइनली कितना करंट जाएगा ये अपने को पता करना है, और अपने को ये भी पता करना है या लर्न करना है कि किस तरीके से ये इंडक्टर अपना रोल प्ले करता है। रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक न्यूट्रल या फिर इनएक्टिव एलिमेंट है। जो भी करंट आप देना चाहोगे वो चली जाएगी, ना तो वो करंट में चेंज करता है और ना ही करंट के चेंज से मतलब उसके अपने कुछ एडिशनल इफेक्ट्स आते हैं। उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR रहता है, सिंपल एज एनीथिंग। यहाँ पर डिफरेंशिएशन फॉर्म में आता है और कैपेसिटर में इंटीग्रेशन फॉर्म में आता है, वो हम लोगों ने देखा हुआ है। सो LR सर्किट के बारे में हम लोग बात करते हैं। LR सर्किट का मतलब क्या होगा? एक सर्किट जिसमें L और R कनेक्टेड है किसी बैटरी से, या फिर विदाउट बैटरी, दोनों केस आ सकते हैं। तो LR सर्किट में जो हम फर्स्ट केस पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट केस है ग्रोथ ऑफ करंट। So how current grows, that's what we are interested in. So we can say कि let us assume कि at t=0 switch is closed, and at any time t we can say कि current कितना चल रहा है at any time t। current in the circuit is I। इस तरह से हम लोग फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि किसी एक बाद वाले टाइम पर टी टाइम पर इस पे आई करंट जा रहा है, तो यहाँ से भी आई करंट जाएगा, ये करंट यहाँ से भी पास करेगा, यू नो दैट। और सेम करंट इंडक्टर में भी गया होगा। किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ कैसे वर्क करता है? सो ये प्लस टर्मिनल होगा, ये माइनस टर्मिनल होगा, ये प्लस टर्मिनल होगा, ये माइनस टर्मिनल होगा, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। अब तक आपको किरचॉफ समझ में आ गया होगा, और पुराने जो भी आइडियाज थे उनको आपने एक तरफ रख लिया होगा और इस आइडिया को फॉलो कर रहे होगे। आप इस तरह से एक लूप इक्वेशन लिख सकते हो। जब एक लूप स्लो लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि अपने को इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, फिर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है। सो L/di/dt आएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, फिर आएगा प्लस IR। देखो इसको मैंने प्लस लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ड्रॉप लिख रहे हैं तो ड्रॉप पे ये लिखना होता है।
तो इधर गए एल डी आई बाई डी टी, इधर गए आई आर, इधर आपको माइनस साइन मिला एंट्री के टाइम पे, तो माइनस ही आप वहीं पर पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, लूप कंप्लीट हो गया 0। दिस इज केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक बार आपने ये लिख लिया, बस इसके बाद अपने को सॉल्व करना है, और ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिख रहा है, ई बैटरी का ईएमएफ है जो आपको पता होगा, कांस्टेंट होगा, आर जो कि रेजिस्टेंस है गिवन होगा, कांस्टेंट होगा, आई जो कि करंट है टाइम के साथ वेरी कर रही है, और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, एल अगेन एक कांस्टेंट है, इंडक्टेंस है। सो बेसिकली ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, एक टाइम दूसरा करंट, और दो वेरिएबल में इक्वेशन होती है तो उसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं ना। द डिफरेंट पॉइंट इज, जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल फॉर्म में है। बाय द वे आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ चुके हो, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो तो इसका सोल्यूशन आपको डायरेक्टली बताया गया है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हो। दैट मीन्स फ्रॉम हेयर वी कैन से कि करंट टाइम का किस तरह से फंक्शन रहता है, और यही अपने को पता करना था, हाउ द करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So that means at any instant of time we will be able to find what the current in the circuit is. फिर उसको प्लॉट कर सकते हो, फिर देख सकते हैं कि ग्रोथ का रेट कैसा है एंड ऑल दैट स्टोरीज। हाँ, आपको डाउट आया है, और डाउट आना भी चाहिए कि वो माइनस साइन नहीं आएगा। माइनस साइन का आपको डाउट आना चाहिए। देखो मैंने आपको बोला है, फिर से बोलो, जब कभी सर्किट में आपको ये एलिमेंट दिखता है तो वी ए माइनस वी बी is equal to L di by dt. That means whenever you are passing in this way, you write this potential drop as L di by dt. So जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो L di by dt लिखने का, क्यों लिखने का, उसके पीछे भी मैंने लॉजिक दिया। ये आपको पता है EMF इंड्यूस्ड होता है, ये EMF इंड्यूस्ड ये बता रहा होता है कि माइनस L di by dt होता है। ये माइनस साइन का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन को अपोज करना है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम करंट हमारा बढ़ रहा है, सपोज कर, मैं समझा देता हूँ एक बार, फिर लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, हालांकि अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टर बिहेव कैसे करेगा, इंडक्टर इस करंट की इंक्रीजिंग को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो वो इस तरह से बैटरी लगाएगा इसको अपोज करने के लिए, ऐसा बैटरी लगाएगा, इसके अपोजिशन पे बैटरी लगाएगा। जब इसके अपोजिशन पे बैटरी लगाएगा तो आप देखोगे ये करंट को अपोज कर रहा है, उस अपोजिशन के लिए ये माइनस साइन रहता है। और अगर हमको, और इसका मतलब है जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और ये जो आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस के दो मीनिंग होते हैं, एक ड्रॉप होता है और एक गेन होता है। जब गेन लिखा जाता है तो जैसा है वैसे लिखा जाता है, और जब ड्रॉप लिखा जाता है तो माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। ड्रॉप मतलब कम हुआ है, तो इसका मतलब है जब कोई हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी रिटन एज माइनस टाइम ई, जो ई हमने यूज किया है, तो वो माइनस लगाओगे तो एल डी आई बाई डी टी होता है। ये समझाने के लिए है, आपको याद, अगर आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, इट विल वर्क लाइफ लॉन्ग। क्या करने का अपने को, जिस तरह से हम लोग जा रहे होते हैं इंडक्टर के अक्रॉस, तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो एल डी आई बाई डी टी आता है, और क्योंकि हम लोग किरचॉफ इक्वेशन में एज पर अवर नोटेशंस हम लोग ड्रॉप ही लिखते हैं, तो एल डी आई बाई डी टी लिखोगे, अपना काम हो जाएगा। और उसको कॉन्सेप्चुअली रिलेट भी कर सकते हो डिफरेंस और ड्रॉप को यूज करके। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जब कभी इक्वेशन लिखनी है तो आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, एल डी आई बाई डी टी, अगर पॉजिटिव से जा रहे हो। अगर आप नेगेटिव से एंट्री कर रहे हो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, जस्ट लाइक कि हम प्लस आई आर और माइनस आई आर लिखते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर ई और माइनस ई लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्लस एंट्री हुआ एल डी आई बाई डी टी, प्लस एंट्री हुआ आई आर, माइनस एंट्री हुआ माइनस ई इक्वल टू 0। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया। अच्छा, अभी हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं। पहले तो इक्वेशन बनाना जरूरी है, तो यहाँ पर माइनस कब लगाना है कब नहीं लगाना है इसको आप क्लियर कर लीजिए, वरना आप माइनस लगाओगे गलत हो जाएगा, इशू बन जाएगा। तो सर्किट पे आप देखो एल लगा हुआ है, करंट आप डिसाइड करो जैसे आप यूजुअली डिसाइड करते हो, प्लस माइनस करंट के हिसाब से डिसाइड करो, और फिर
लूप पे चलो, अगर आप प्लस से इंटीग्रेट करते हो तो एल डी आई बाई डी टी लगाओ, माइनस से इंटीग्रेट करते हो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लगाओ. ओके, नाउ लेट्स मूव एट. अगर आपको माइनस समझ में आ गया तो आपने कुछ लिखा है, सर डिफरेंशियल फॉर्मेट कैसे है ये, टाइम का कोई वेरिएबल ही नहीं है तो एल डी नहीं लगेगा ना. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म आप बोल रहे हो शायद. ठीक है, वो आपकी मैथ्स का नॉलेज है, आप मैथ्स का नॉलेज लगा पाते हो तो लगाओ, नहीं लगता है तो नहीं लगाओ. मैथ्स में आपने कई सारे शॉर्टकट्स भी लर्न किए होंगे. चॉइस इज इट टू. अदरवाइज हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन वाला मेथड होता है, हम लोग इसको बहुत सिंपल मेथड से डील करने वाले हैं. और अगर आपको कोई ऐसे इक्वेशन का सोल्यूशन दिया जाए, अच्छा मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा बोला था, ओके, इसलिए आप मिक्सअप कर गए होंगे. ठीक है, अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट सोल्यूशन, लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, नहीं बैठता है, तो ये बहुत सिंपल सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसके सोल्यूशन के तरीके आपके पास जरूर होंगे, नहीं होंगे तो हमारे पास है, मैं आपको बताता हूँ जो बेसिक वाला तरीका है. तो आप क्या कर सकते हो, इसमें वेरिएबल सेपरेशन करो और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो. बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि हो सकता है कि लैंग्वेज के हिसाब से आपका एलडीई जो बताया गया हो वो कैसा जा रहा हो. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मैथमेटिकल स्टफ. हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट, अपने पास कुछ बेसिक आइडियाज भी हैं. आप देखो, इसको ऐसा लिख सकते हो, एल डी आई, सॉरी एल बार है, मैंने एल को अंदर कर दिया था. एल डी आई बाई डी टी को एक तरफ रखो और इसको ई माइनस आई आर बोलो. इसके बाद आप इसको लिख सकते हो, डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर is equal to dt by L. So separation of variable, the first step that you have applied. उसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर लो. जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल लगाओ, यहाँ पे सिंबल लगाओ. जीरो टाइम पर कितना करंट जा रहा था, जीरो करंट जा रहा था. टी टाइम पर कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा. इसके बाद आप देखोगे जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होगे तो इसका इंटीग्रेशन अपने को आता है, ये 1/x टाइप का है तो ln x पे जाएगा तो ये बनेगा ln e माइनस आई आर, और माइनस आर से आप डिवाइड कर दोगे. लिमिट्स रन करेंगे 0 से लेकर के आई तक, यहाँ पर t अपॉन आर एल हो जाएगा. इसके बाद में आप देखोगे जब इस पे आई रखोगे तो यही आएगा, और 0 रखोगे तो कुछ और आएगा, तो ये बनेगा ln e माइनस आई आर डिवाइड बाई ई, क्योंकि 0 रखने से e हो जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस आर टी बाई एल हो जाएगा. e माइनस आई आर डिवाइड बाई ई की जो वैल्यू आएगी दैट्स गोइंग टू बी e रेज़्ड पावर माइनस आर टी बाई एल. फ्रॉम हेयर दिस इज सिंप्लीफाइड, राइट. यहाँ से हम लोग i निकाल सकते हैं, तो i की जो वैल्यू है, आप इसको e से इधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर e को इधर अक्यूमुलेट करोगे, तो ये बनेगा अपने लिए e डिवाइड बाई r विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाई एल. चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन इसके आगे कैरी कर सकते थे तो मैंने कुछ स्टेप्स जंप मार दिए होंगे. सो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए. एक बार मैं और क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, इधर e आएगा इधर जाएगा तो 1 माइनस e आ जाएगा, बिल्कुल सही गया, और ये हो जाएगा. सो ये अपने को बताएगा कि किस तरह से करंट टाइम के साथ चेंज करेगा इस सर्किट पे. इस एक्सप्रेशन को देख करके, इनफैक्ट आपको इसको देख करके आपको याद आया होगा कि हम लोगों ने कैपेसिटर में आरसी सर्किट में एग्जैक्टली यही किया था. आइडिया वाइज लेटर्स बदल सकते हैं, कुछ लेटर्स इधर उधर हो गए होंगे, फॉर्मेट वही रह रहा है. तो इसको अगर आपको ऐसा इंटीग्रेशन डायरेक्टली बताया गया हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और अगर नहीं बताया गया है और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपके पास ये आइडिया तो जरूर है. आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हो, इंटीग्रेट करते हो, अपने को एक आंसर मिलता है. यहाँ से हम करंट के बारे में बहुत सारी बातें कर लेंगे कि इनिशियली करंट कितना जाएगा जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज्ड, लॉन्ग टर्म के बाद करंट कितना जाएगा, इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा होगा, कब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा,
और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए फेवरेबल होते हैं। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर के इसको डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, इन स्टेप्स में कहीं इशू आ रहा हो तो जरूर बोल सकते हो। अच्छा, वो पॉइंट आपको मेरे को समझ में आएगा। आपने जो एलडी वाला क्वेश्चन उठाया, उसमें कुछ ऐसा बताया जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स और दिस हैज टू बी फंक्शन ऑफ एक्स, और ये वाई है। ओके गुड। सो कोई ऐसा इक्वेशन नहीं बताया जाता है क्या? मेरे को इस समय याद नहीं है क्योंकि बहुत समय से मैथ्स के टच में नहीं है। सर ये वेरिएबल सेपरेबल में आता है। वेरिएबल सेपरेबल में आता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जा रहे हैं इसलिए आता होगा। ओके, सो प्रोबेबली आई मिक्स्ड इट। हाँ, ऐसा इसका आपको आंसर नहीं बताया जाता, इसका बताया जाता होगा कि देयर इज अ फंक्शन ऑफ कुछ x इज प्लस c इक्वल टू 0 और इक्वल टू c। इसको आप वन डायमेंशनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो। चलता है, ठीक है। तो अपने पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला आइडिया है, उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस इक्वेशन को मैं आगे लिखता हूँ और इसको समझते हैं। तो I की जो वैल्यू है दैट केम आउट टू बी इन दैट सर्किट एज E डिवाइडेड बाई R। तो ये डायमेंशन से आपको पता चल रहा होगा 1 माइनस E, क्योंकि अंदर 1 है, इसका मतलब है वो डायमेंशन लेस होगा, माइनस RT/L। और आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस T/L/R। सो ये भी चलता है। सो ये जो एक्सप्रेशन है करंट का, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। आप देखो कि जो ई रेस्ट पावर समथिंग वाला पार्ट है ना, इसकी वैल्यू बदलती रहेगी। तो ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के फंक्शन होने की वजह से फिर ये अलग अलग वैल्यू लेकर के आएगा। सपोज के लिए हमने को आई की मैक्स वैल्यू बतानी है, तो आई की मैक्स वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। और क्या ये 0 अचीव हो सकता है? बिल्कुल अचीव हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम करंट हमारी ई अपॉन आर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर कभी आप आई मैक्स कैलकुलेट करोगे तो आई मैक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई अपॉन आर। और ये तब अचीव होगी जब ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हमारा कितना हो रहा हो, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है दैट टर्म्स बिकम 0। और आप जानते हो कि वो 0 तब होगा जब t बहुत ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस t विल टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बेसिकली t टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं होगा, ऐसा होगा t डिवाइड बाई L/R। इस वैल्यू को इनफाइनाइट टेंड करना चाहिए। और अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट टेंड करती है, इसका मतलब हुआ t becomes much 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 greater than L/R। तो जब टाइम L/R से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उस समय करंट मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा, ये जो L/R है उसको हम लोग टाउ से भी लिख सकते हैं। यस, कैरी ऑन। सर वो L/R में L कभी 0 को टेंड कर सकता है क्या? L/R में अगर हमारा L 0 हो गया, हाँ 0 को बहुत छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। वैसे भी आप देखो जो इंडक्टेंस होते हैं ना, वो मिली हेनरी पर होते हैं, तो वो छोटे ही होते हैं। और रेजिस्टेंस हमारा ओम्स किलो ओम्स में जाता है, तो L/R ओवरऑल बहुत छोटा बन जाता है। टेंडिंग टू 0 का मतलब आप ये बोल सकते हो काफी स्मॉल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम लोग L/R को टाउ बोलते हैं, जैसे कि RC को टाउ बोला करते थे। आपसे आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, कई बार पूछा कि L/R का यूनिट बताइए, तो आप देखोगे कि ये एक्सपोनेंशियल की पावर है, तो t का जो यूनिट होगा L/R का भी वही यूनिट रहा होगा, सेकेंड्स। सो दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और इसका यूनिट अगर आप देखोगे तो इसका यूनिट आता है सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम अदर यूनिट्स। तो यूनिट होगा हेनरी पर ओम, और 1 हेनरी पर ओम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये भी छोटा सा रिलेशन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। सो L/R इज जस्ट लाइक RC, टाइम कांस्टेंट।
और जब टाइम हमारा टाइम कांस्टेंट से ज्यादा बड़ा होता है, जिसको हम लॉन्ग टाइम बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आप पाओगे कि करंट कांस्टेंट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर ये करंट हो रहा है, सर्किट आपका ये था, और ये जो करंट होता है वो तभी चलता है जब केवल आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो और एल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। मोर ओवर ये कांस्टेंट हो गया है, तो डीएल बाई डी टी या डी आई बाई डी टी जब करोगे तो जीरो हो जाएगा। उस समय इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा होगा या सर्किट कैसे बिहेव कर रहा होगा? इस सिचुएशन में सर्किट ये स्टेडी स्टेट है, तो इसको बोलेंगे दैट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। और यू कैन कॉल इट कि लॉन्ग टाइम के बाद, आफ्टर स्विच क्लोज करने के लॉन्ग टर्म के बाद ये कैसा दिखने वाला है? इंडक्टर आपका वायर से कन्वर्ट हो जाएगा, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और केवल एक रेजिस्टेंस बचेगा सर्किट पर, और ये बैटरी रहेगी। So this will be the situation long after the switch was closed. जो इंडक्टर था वो वायर से रिप्लेस हो गया, दैट मीन्स उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अलाउिंग ऑल द करंट, वट एवर द मैक्स करंट इज, उसको अलाउ कर रहा है। और सिंस करंट कांस्टेंट है, इसलिए इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, करंट चलता रहेगा, सर्किट हमारा कंप्लीट रहेगा। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम एट द स्टेडी स्टेट, इंडक्टर को आप वायर से रिप्लेस कर सकते हो, ये मैक्सिमम करंट को कंटिन्यूअसली चलने देगा। अनलाइक कैपेसिटर, यू रिमेम्बर इन कैपेसिटर जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आया करता था तो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ एनी करंट फ्रॉम दैट ब्रांच एंड इंडक्टर अलाउज दैट करंट, फाइनल करंट। एक तो ये सिचुएशन हो गई स्टेडी स्टेट वाली। दूसरा जस्ट आफ्टर वाला केस देख लेते हैं। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, उस समय क्या चल रहा होगा? तो जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज होने का मतलब हुआ टी हमारा टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो प्लस, यानी जीरो से थोड़ा सा आगे हुआ है। जब ये थोड़ा सा आगे हुआ होगा तो आप देखोगे ई रेस टू पावर कितना हो जाएगा, तो ई रेस टू पावर आएगा माइनस जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू किसको अचीव कर रही होगी? ये वन की तरफ जा रही है। अगर ये वन की तरफ जा रही है, इसका मतलब हुआ करंट कितना आ रहा है? करंट की वैल्यू जीरो आ रही है, दैट मीन्स करंट अभी भी जीरो है, और वो वन को गया है टेंडिंग टू, तो इसको हम जीरो बोल सकते हैं आंसर के लिए। इसका मतलब है स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद सर्किट पे कोई करंट नहीं चलेगा। जबकि आपने कैपेसिटर में देखा था स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद मैक्सिमम करंट जाती थी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर उसमें वायर से रिप्लेस हो जाता था, कैपेसिटर का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता था। यहाँ पर उसका अपोजिट है। तो जो आरसी सर्किट में हुआ है, एलआर सर्किट में उसका रिवर्स चलता है। सो करंट विल बिकम जीरो। कैसे जीरो होगा ये समझते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, और इसी पर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। मोर ओवर यहीं से इंडक्टर के बारे में समझना आसान हो जाएगा और आप उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली डाइजेस्ट कर पाओगे। जब आपने टाइम स्विच को क्लोज किया था उसके जस्ट बाद देखते हो, तो ये जो फिगर मैंने बनाई है जस्ट आफ्टर स्विच वाज क्लोज्ड, उससे पहले कितना करंट जा रहा था? उससे पहले कोई करंट नहीं जा रहा था। और स्विच क्लोज करने के बाद कितना करंट जा रहा है? हमारा आंसर आया जीरो करंट जा रहा है। इसका मतलब है करंट क्यों नहीं चला? अगर आप समझेंगे कि करंट क्यों नहीं चला, बैटरी तो कनेक्टेड थी, रेजिस्टेंस था, इंडक्टर था, और करंट को जाना था, लेकिन करंट हमारा जीरो है, कोई करंट नहीं गया। व्हाई? अगर आप किरचॉफ लगाओगे तो किरचॉफ बोलेगा कि अगर करंट नहीं जा रहा है तो इसके अक्रॉस हमको किरचॉफ इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। जब किरचॉफ इक्वेशन लगाओगे तो आप बोलोगे कि जीरो करंट का मतलब इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहा, क्योंकि ये तो इनर्ट है, और ये ईएमएफ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। क्या ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडक्टर के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, और वो जो ईएमएफ आया होगा, इंड्यूस बैटरी आई होगी, वो इस डायरेक्शन, क्योंकि करंट बढ़ना चाह रही है, जीरो करंट से सडनली करंट ग्रो करना चाह रही है। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि जब करंट चेंज होती है तो चेंज का अपोज होता है। जीरो से करंट बढ़ रही है तो इस बढ़ने का ये अपोज करेगा, और इस अपोज करने के लिए बैटरी अपोजिट लगाएगा।
और इनिशियली ये उतनी ही बैटरी लगा देता है जितनी बैटरी आपने लगाई थी सर्किट पे। तो जितना बैटरी आपने सर्किट पे लगाया था सेम अमाउंट की बैटरी ये अप्लाई कर देता है। तो ये दोनों बैटरी एक दूसरे को नलीफाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाता है, करंट जीरो होता है। So whenever there is going to be change in the current, inductor will oppose that change and it won't allow any change in the current for that instant or little later. Sorry. So उसको अपोज करने के लिए ये ईएमएफ को अपोजिट इंड्यूस करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये करंट और भी चेंज होना चाहिए, तो फिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अपोजिशन में लगा था ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये कम होना स्टार्ट होने लगता है तो फिर करंट रन करना स्टार्ट करती है और फिर ये अपोजिशन कम होता रहता है, कम होता रहता है। फिर एक स्टेज के बाद ये जब कंप्लीटली सेटल हो जाती है करंट, तो फिर करंट चेंज होना बंद हो जाता है और करंट चेंज होना बंद हो गया तो फिर इसका अपोजिशन भी बंद हो गया, तो फिर ये सिचुएशन में आ जाता है। So inductor opposes any change in the current. If there is any change in the current, it will be opposed. Or initially it can oppose any amount of current. That means no matter कौन सी आप बैटरी लगाते हो, ये उस बैटरी के एग्जैक्ट अमाउंट का अपोजिशन दे सकता है। Hence it will not allow any current to go. So अपने को क्या करना है? अपने को ये करना है कि जब कभी कोई सर्किट पे इंडक्टर लगा हुआ करेगा और स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद आपसे पूछेगा, तो आप बोलोगे कि उस इंडक्टर से कितना करंट जाएगा? जीरो करंट जाएगा। जैसा कि कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट में हुआ करता था, वैसा इंडक्टर में बिगनिंग में होता है। और ये पॉइंट समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इनिशियली करंट अपनी जीरो हो जाएगी, फाइनली करंट अपनी मैक्सिमम हो जाएगी। इसको हम लोग ग्राफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर ग्राफ से प्लॉट करना हो तो ग्राफ कैसा दिखेगा वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ग्रोथ ऑफ करंट, ये ग्राफ आप देखोगे एग्जैक्टली वैसा ही है जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का था। बस वहां पर हम लोग यहाँ पर क्यू लिख रहे थे, यहाँ पर आई लिखना है, यहाँ पर टी था, यहाँ पर वीवीटी है। इनिशियली करंट कितना है? इनिशियली करंट जीरो है। फिर मैक्सिमम करंट कितना होता है? मैक्सिमम करंट कुछ इस लेवल का हो जाता है, दैट इज आई मैक्स। और आई मैक्स की वैल्यू अपने को इजीली पता चल जाती है, ई बाई आर के बराबर है। एंड इट विल बी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली 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 लाइक दिस। सो ग्रोथ ऑफ करंट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल। ये ग्राफ बन जाएगा, एग्जैक्टली सेम ग्राफ है, बस पैरामीटर्स के नाम बदले हुए हैं। फिर आपसे पूछेगा कि इसका रेट ऑफ ग्रोथ कैसा है या रेट ऑफ चेंज कैसा है, तो क्या ये रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट? आप बोलोगे नहीं, इनिशियली बहुत फास्ट चार्जिंग हो रही है, सॉरी ग्रोथ है, क्योंकि रेट बताने का मतलब डी आई बाई डी टी बताना है और डी आई बाई डी टी का मतलब स्लोप बताना है। तो इनिशियली स्लोप आप देखोगे इनफाइनाइट जैसी होगी, फिर स्लोप डिक्रीज कर रही डिक्रीज कर रही डिक्रीज कर रही, फाइनली स्लोप कैसा हो जा रहा है? जीरो। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग। लेकिन ये जो डिक्रीजिंग रेट है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। फिर आपसे ये पूछेगा कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा, कितना डिक्रीज कर जाएगा, कितना बचेगा। एक टाउ लगाएंगे, एक टाउ के बाद कितना करंट ग्रो कर गया होगा। सो आप इस एक्सप्रेशन में टी की जगह टाउ रख दीजिए, तो ये टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन ई आएगा, तो वो 0.6364 जो भी हम लोगों ने निकाला था, अगर आपको याद हो उसको यूज कर सकते हैं। सो ये जो करंट बनेगी वो 0.63 आई मैक्स के बराबर बनेगी। दैट मीन्स विद इन वन टाइम कांस्टेंट, विद इन वन टाइम कांस्टेंट 6-7 था क्या? वो चेक कर लीजिए कितना। 63. हाँ It was 6.3. I got confused between 3.7 and 6. 6.3. सो वो 63% का करंट ग्रो कर जाता है विद इन वन टाइम कांस्टेंट। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ऑल दैट स्टोरी जो कैपेसिटर के साथ थी, सिमिलर टाइप की स्टोरीज चल रही है, बट वहां पे चार्जिंग के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे करंट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉपी कर लीजिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपने कैपेसिटर को इंपॉर्टेंस देखा हुआ है। और दो क्रक्स पॉइंट है, स्टेडी स्टेट पे ये कैसा दिखता है,
करंट मैक्सिमम जाती है, इंडक्टर का रोल खत्म हो जाता है, ऐसा दिखता है कि इंडक्टर है ही नहीं उस पे, और उसको वायर से रिप्लेस कर देते हैं। इनिशियली इंडक्टर करंट को अलाउ नहीं करता है, इट कैन अपोज एनी अमाउंट ऑफ ईएमएफ जो करंट को पुश कर रहा होगा। तो बेसिकली बैटरी करंट को पुश कर रही थी और ये अपोज कर रहा था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस हो गए तो करंट जीरो हो गया। फिर बैटरी स्ट्रॉन्गर है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पुश करती रहेगी, ये वीकर पड़ जाएगा, तो ये कम होने की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो स्टेडी स्टेट आ जाएगी, फिर करंट चेंज होना बंद हो जाएगा तो इंडक्टर का रोल खत्म हो जाएगा। तो इस स्लाइड में पूरी स्टोरी है, हाउ द करंट ग्रोस एंड व्हाट आर द पॉइंट्स रिलेटेड विद इट। अब मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आप उसके आंसर दे सकते हो। जनरली ऐसा क्वेश्चन देगा जैसे आपने कैपेसिटर में देखे थे कि वो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद बताइए कितना अमाउंट ऑफ करंट चलेगा, कैसा चलेगा। So let's pick an example. पिक कर सकते हो क्योंकि आप कैपेसिटर भी पढ़ चुके हो। तो लेट्स से कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। तो हम लोग एलआर सर्किट से एलआरसी सर्किट पे पहुंच गए। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप इसको आंसर दे पाओगे। दैट मीन्स आप कैपेसिटर के भी रूल्स याद रखते हो और इसको भी याद रखते हो। टी इक्वल टू 0 पर इसको क्लोज किया जाता है। ये कैपेसिटेंस है C, ये ईएमएफ है E, ये रेजिस्टेंस है R1, ये इंडक्टर है L, ये रेजिस्टेंस है R2। वैल्यूज भी दे देता हूँ। लेट्स से ये 4 ओम का है और ये 10 माइक्रोफैरड का है। लेट्स से ये 2 ओम का है और ये लेट्स से 0.2 हेनरी है। अनलेस से ये 10 वोल्ट की बैटरी है। सो फिगर जो सर्किट बनाया गया है, सर्किट में एक नया मेंबर है अपार्ट फ्रॉम मैं क्या बोला था, हाँ, अपार्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स आर सी एल भी आ गया। और इस पे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं एक करके क्वेश्चन पूछता हूँ। ध्यान से आपको इसको ड्रॉ करना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन सेज द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। फाइंड, केवल 2 ही क्वेश्चन रखता हूँ मैं और उससे अपने को आइडिया लग जाएगा। नंबर 1, करंट थ्रू बैटरी just after switch is closed। तो स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद अपने को ये पता करना है कि बैटरी से कितना करंट गया होगा। इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, इनिशियली इंडक्टर हैड नो करंट, सो इनिशियली दे डोंट हैव, दे आर, कैपेसिटर और इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है, ऐसा हमको मान के चलना है। 2.5 एक आंसर आ रहा है। सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। आप पाओगे कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, दैट्स अ वेरी सिंपल एज पर द कॉन्सेप्ट्स बेसिक, और कैलकुलेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है। बट क्या आप कनेक्ट कर पाते हो, दैट्स अ क्वेश्चन। 2.5 आया, इसका मतलब है कि 2.5 शुड बी द आंसर। चेक करते हैं। सो क्या करना है, t इक्वल टू 0 प्लस की सिनेरियो देखनी है। आप चाहो तो इसको रीड्रॉ कर लो या फिर अगर इसी में समझ पाते हो तब भी चलेगा। जब आप रीड्रॉ करोगे तो आपको देखना होगा कि 0 प्लस पर ये इंडक्टर कैसे बिहेव करता है। तो आपने देखा था इंडक्टर डज नॉट अलाउ एनी करंट थ्रू इट। इंडक्टर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी, तो जो भी इससे करंट जाएगा सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा। अच्छा, कैपेसिटर क्या अलाउ करता है? बिल्कुल अलाउ करता है। तो सॉल्विंग पर्पस से हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? सॉल्विंग पर्पस से ये बनेगा कुछ R, there will be capacitor which has gone zero potential. Inductor will not allow any current,
so that means not complete circuit. और ये सिंपलेस्ट पिक्चर अपने को समझ में आती है। ये अपने पास 10 वोल्ट है और ये जो रेजिस्टेंस R1 है ये 4 ओम है और ये रेजिस्टेंस R2 था ये 2 ओम था 10 ओम। अगर ये सिचुएशन है तो क्या इसको सॉल्व करना अपने को आता है? बिल्कुल आता है। एक बार हम रिलेट कर पाए इसको तो अपना आंसर बन जाएगा। लेट्स से इससे आई करंट गया बैटरी से, तो आई करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा और आई आंसर अपना आ जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगी? I is equal to E divided by R1. E is 10, R1 is 4, answer is 2.5 ampere. That's correct. So you'll find कि हम एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। देखने में कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, t इक्वल टू 0 के बाद पूछेगा या लॉन्ग टर्म के बाद पूछेगा, हम दोनों आंसर दे सकते हैं। सो पॉइंट है इसकी t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद, यानी स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद कैपेसिटर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए वायर बन जाता है। इंडक्टर करंट को अलाउ नहीं करता है, इसलिए ब्रोकन होता है। दैट मींस इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा सकती है। ये सॉल्विंग पर्पस के लिए है। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो हम बता सकते हैं। तो इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा? जैसे हम इस पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज्ड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, तो आप बोलोगे कि इंडक्टर के अक्रॉस उतना पोटेंशियल डिफरेंस आया है जिसने यहाँ पे चलने वाली करंट को जीरो किया है, और इस पे आपने ई पोटेंशियल लगाया था तो इसका ई आया होगा, दैट इज 10 के बराबर आया होगा। और सो दैट कि ये पोटेंशियल एक दूसरे को नलीफाई कर गए, R2 से कोई करंट नहीं जा रही है। कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 0, क्योंकि अभी इसके पास चार्ज गया ही नहीं है। यस सर वो एक बार फिर से समझाना कि वो अक्रॉस एल 10 ही ओम क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर भी करंट जा रहा है ना, तो वो कम नहीं होगा क्या 10 से? हाँ देखो, उसको अगर मैं समझाऊं तो कुछ इस तरह से, ये तो हमने सॉल्विंग पर्पस के लिए बनाया था। इंडक्टर तो यहाँ पे लगा था, राइट। अच्छा, हम ये बोलेंगे कि अगर यहाँ से करंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से कोई करंट I1 जाता है, तो क्या इस पे I1 को 0 होना बनता है? बिल्कुल बनता है। तो क्या हम लोग ऐसा बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, हम इस इन साइड वाले लूप पे केवीएल लगा रहे हैं, तो इसका जो केवीएल आएगा, क्या उसको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, एल डी बाई डी डी जिसको लिखते हो, प्लस I1 इंटू R2 मस्ट बी इक्वल टू ई। इसकी लूप स्लो लगाओ। सो इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसका पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल ड्रॉप। किसी भी इंस्टेंट पे लगता है तो 0 पे भी लगेगा। अच्छा, I1 कितना है? I1 तो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि 0 है, क्योंकि हमको पता है कि उससे कोई करंट नहीं जाती है। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। इसका मतलब VL किसके बराबर हो गया? EMF के बराबर हो गया। तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। सो अगर अपने को VL पता करना है, सो दैट हैज टू बी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? हम लोग इस तरह से याद नहीं रखेंगे कि इसका EMF इसके बराबर होगा, नो। हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि इसका EMF इतना आएगा कि इस वाली ब्रांच की करंट को 0 करके जाएगा। अब इस वाली ब्रांच की 0 करंट कैसे होती है, वो हम सर्किट पे एक इक्वेशन लगाएंगे किरचॉफ्स का, और उसकी करंट को 0 क्लेम करेंगे। वहां से फिर जो VL आएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। वो इसके बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा सर्किट कैसे है। यहाँ पर ऑब्वियस था, क्योंकि आप देखोगे अगर ये पोटेंशियल 0 हो गया तो ये दोनों पैरेलल पर हैं, तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा। मेकिंग सेंस? अगर आपसे पूछता है VC बताइए कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो 0 है। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रख सकते हैं कि जस्ट आफ्टर स्विच वाज क्लोज्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वाज 0, क्योंकि उसके पास अभी चार्ज आया नहीं है। चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस करंट को नलीफाई करने के लिए चाहिए था, जो कि EMF के बराबर पड़ेगा, जो कि 10 आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा। समझा? दूसरा क्वेश्चन, अगेन अपने को करंट पता करना है बैटरी से आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो करंट थ्रू बैटरी एट स्टेडी स्टेट। जब आप स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जाओगे तो कितना करंट लेकर के आएगा? जनरली आपसे ये दो क्वेश्चन पूछेगा, इनिशियली और स्टेडी स्टेट, क्योंकि यहाँ पर हम लॉजिक लगा करके जल्दी आंसर देते हैं, हमारी कैलकुलेशन कम से कम पड़ती है। और अगर आप
आपसे कोई बीच का टाइम पूछेगा तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, तो फिर टी टाइम पर हम इसको I1 पकड़ेंगे, यहाँ पर I2 पकड़ेंगे, I1 I2 को सॉल्व करेंगे, किरचॉफ्स बनाएंगे, उसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे, कुछ सिंपल इक्वेशंस आएंगे, ये दोनों को मर्ज करेंगे, यू विल फाइंड कि बहुत लेंथी जॉब होने वाली है। जनरली वो अवॉइड करता है, और कभी अगर कैलकुलेशन कराना चाहेगा तो दे भी सकता है। सो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, आप जानते हो कैपेसिटर विल नॉट अलाउ एनी करंट। ओके, तो कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जाएगी, तो सर्किट हमारा सॉल्विंग पर्पस के लिए कितना होगा, सॉल्विंग पर्पस के लिए आप बोलोगे एक R1 था, और ये जो कैपेसिटर है वो करंट को अलाउ नहीं कर रहा है, इंडक्टर हमारा सिंप्लीफाइड हो गया है, वायर में कन्वर्ट हो गया है, और केवल एक ये रेजिस्टेंस बचा हुआ है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये केवल सॉल्विंग पर्पस के लिए है। सो करंट निकालने के लिए तो आप बोलोगे कि हमारे पास ये 10 था, यहाँ से जो भी करंट जाएगी पूरा का पूरा इधर जाएगा, क्योंकि इधर वाला करंट 0 हो चुका है। तो उसके लिए मैंने सब ब्रेकिंग दिखा दिया, आप चाहो तो सी लगाओ, बोलो कि वहां पे 0 है, और ये R2 हमारे पास बचेगा केवल। तो करंट कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइड बाई R2। E is 10, R2 is 2, so answer is 5 एम्पियर, करेक्ट। तो ये बैटरी से कितना जा रहा है 5 एम्पियर, R2 से कितना जा रहा है 5 एम्पियर, इंडक्टर से कितना जा रहा है 5 एम्पियर, R1 से कितना जा रहा है 0, C से कितना जा रहा है 0, तो हम सभी से बता सकते हैं कितना करंट जा रहा है। बैटरी से बता दिया, सभी से बता देंगे, तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो क्या बता सकते हो इस केस में इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो आप बोलोगे कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि करंट हमारा कांस्टेंट हो गया है, फाइनली स्टेज पे करंट कांस्टेंट हो जाता है, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तभी तो उसको वायर से रिप्लेस किया। कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस लगाने के लिए आप देखो आउटर वाले लूप पे लूप्स लॉ लगाओ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, इस तरह से रहा होगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, यानी करंट नहीं आ रहा है, दैट मींस इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ बराबर हो गया होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वीसी की वैल्यू डायरेक्टली ई के बराबर आएगी और 10 वोल्ट हो जाएगी। तो जिस तरह से कैपेसिटर बिहेव करता है फाइनली, इंडक्टर वैसा बिहेव करता है इनिशियली। सो हम कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल है वो बता दिया, एक बार पोटेंशियल बता दिया तो चार्ज भी बता सकते हैं, चार्ज बता दिया तो कैपेसिटर में कितना एनर्जी है वो भी बता सकते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू कैपेसिटर हम लोग वर्क कर लेते हैं। सिमिलरली हम लोग अभी इंडक्टर के बारे में और सीखेंगे, तो अगर हमको इंडक्टर का पोटेंशियल पता चल गया, करंट पता चल गया, या फिर कुछ और स्टोरीज पता चल गई, तो हम उसके बारे में और भी कुछ बातें बता पाएंगे। बिलीव में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए फेवरेबल होते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर देना भी बहुत आसान होता है अगर आपने समझ लिया कि इनकी क्या मीनिंग है, कब कैसे चलता है। समझने के लिए कैपेसिटर अगर आप जानते हो उसका रिवर्स कर दो इंडक्टर में, इस नॉलेज के साथ अपना काम बनता है। तो आप देखो कि एक बार कैपेसिटर करंट को नहीं लेने जाने दे रहा, एक बार इंडक्टर नहीं ले जाने दे रहा। ओके, सो ये एक सिंपल एग्जांपल था, और ये अपने को बता रहा था कि इंडक्टर को यूज करते हैं तो कैसे बिहेव करता है सर्किट में, और अगर चार्जिंग वाली टाइम के साथ बोलेगा तो फिर इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ये करंट है इंडक्टर से जाने वाली, और ये फाइनली कितना बनता है E बाई आर। इनिशियली कितना रहता है 0। तो इंडक्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के चेंज को अपोज करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, और बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब कभी स्विच को इधर से उधर करेगा, कई बार ऐसा बोलेगा कि पहले इस बैटरी से लगा था, अब इस बैटरी में लगा है, तो आप ऐसा बोलोगे कि अगर आप स्विच को चेंज करते हो तो इंडक्टर से जो करंट जा रही थी जस्ट पहले और जस्ट बाद, सडनली चेंज नहीं होता है। तो इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को सडनली चेंज होने से मना करता है। इसका मतलब है कि अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पता है तो उसके जस्ट पहले भी उतनी ही रही होगी, जस्ट बाद में भी उतनी ही रहेगी। आप लोग मैथ्स पढ़ चुके होंगे, कंटिन्यूटी। तो बेसिकली ये कंटिन्यूटी वाली बात है।
सो अगर किसी एक पॉइंट पर अपने को वैल्यू पता है तो उसके नेबरहुड में जस्ट आगे और जस्ट पीछे वही रहती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंज करता है, एब्रप्टली चेंज नहीं करने देता है। दैट्स द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इट। और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप रिलेट कर पाओगे। सपोज कर लीजिए कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेते हो, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, ट्यूबलाइट एलईडीज ट्यूबलाइट्स हो सकते हैं, कोई भी अप्लायंस अगर आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आपने उसको पावर सोर्स से कनेक्ट किया, स्विच को ऑन किया, मतलब आपने उसको स्विच को जैसे ही ऑन किया तो जो आपको पोटेंशियल सप्लाई होता है हाउस होल्ड्स में वो 220 वोल्ट का होता है। तो वो सडन करंट को ले जाने की कोशिश करेगा, सडन करंट को ले जाने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपका जो मोबाइल होता है, अगर मोबाइल के लैपटॉप का एग्जांपल ने पामटॉप का, तो देखो कितना डेलिकेट होता है, कितना मिनिएचराइज्ड होता है। उसके जो सर्किट्स इनसाइड होते हैं, कभी आप आगे डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके उनके जो वायरिंग होती है ना, वो बहुत डेलिकेट होती है। थोड़ा सा भी ज्यादा करंट आया ना सडनली तो वो बर्न कर जाएगा। तो अपने को क्या करना होता है कि अगर हम सडन करंट को प्रिवेंट करना चाहें तो अपने को क्या करना होगा, करंट को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि वो सडनली ना जा करके स्लोली स्लोली ग्रो करे, थोड़ा सा टाइम ले। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर्स लगाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग इंडक्टर्स लगाते हैं। वो क्या करता है कि सडनली करंट को चेंज होने से मना करता है। जैसे इसी वाले एग्जांपल में अगर देखो, अगर हमारे पास इंडक्टर नहीं होता है तो जस्ट आफ्टर स्विच वाज क्लोज्ड यू विल फाइंड कि करंट इतना चल जाता, और ई बाई आर की जो वैल्यू है सडन वैल्यू बढ़ती है, जीरो से लेकर के ई बाई आर। तो बहुत सारे स्मॉल डिवाइसेस या जो नए आजकल अपने पास अप्लायंसेस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे इतनी सडन करंट, इसलिए वो बर्न कर जाएंगे या फिर सर्किट डैमेजेस हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग इंडक्टर लगा करके उस करंट को ग्रेजुअली इंक्रीज कराते हैं। और जब स्विच ऑफ कर रहे होते हो, आगे देखोगे स्विच ऑफ कर रहे होते हो तो सडनली करंट ड्रॉप कर जाएगी, तो सडन चेंज उनके लिए डेंजरस है। तो इंडक्टर क्या करता है कि ड्रॉप को भी ग्रेजुअली ड्रॉप करवाता है, सडन नहीं। ये तो उसके अंदर की थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। प्रैक्टिकली एक कॉमन इंसान देख सकता है। आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ट्यूबलाइट को आप ऑफ करते हो ना, ऑफ करने के थोड़ी देर बाद तक भी वो ग्लो करता रहता है। उसका जो ब्राइटनेस होता है स्लोली स्लोली डाउन होता है, अनलाइक जो पुराने बल्ब हुआ करते थे। तो पुराने बल्ब्स में क्या रहता था, हम लोग जानबूझ करके इंडक्टर नहीं डालते थे क्योंकि अपने को इतना नॉलेज नहीं था। तो जैसे आप बल्ब को ऑफ करोगे उसकी लाइट ब्राइटनेस तुरंत चली जाएगी। लेकिन ट्यूबलाइट्स में हम लोग इंडक्टर्स लगाते हैं, सो उसको ऑफ करने के बाद आप देखोगे थोड़ी समय तक वो ग्लोनेस देता रहता है। और आप जब उनको ऑन करते हो तो आपने देखा होगा ऑन करने के बाद वो सडनली पूरी ब्राइटनेस नहीं ला पाते हैं। ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ती है, वो आप फील कर सकते हो। इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑफ फ्यू सेकेंड्स ब्राइटनेस को मैक्सिमाइज होने के लिए। जबकि जो ओल्ड बल्ब्स होते थे वो सडनली ग्लो करते हैं। तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये सब ऐसा क्यों होता है, वो टाइम क्यों ले रहा होता है, वो टाइम ले रहा होता है बिकॉज करंट धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है, और ग्रो करके फिर मैक्सिमम हो जाती है। जब मैक्सिमम हो जाती है तो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे वो वर्क करते हैं। सेम स्टोरीज विद योर फोन, मोबाइल फोन्स। जब वो चार्जिंग होता है तो वो स्लोली स्लोली करंट को डाइजेस्ट करता है, फिर इसको एक्सेप्ट करता है। एक बार स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गया तो इंडक्टर का काम खत्म हो गया। इंडक्टर फिर करंट को कुछ भी नहीं चेंज करने वाला है, ना तो कोई रेजिस्टेंस लगाएगा, ना कोई उसका पोजीशन करेगा। जो भी करंट है आप चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। लेकिन जब आप उसको सडनली बंद करोगे तो ये सडनली बंद होने से मना कर देगा, फिर उसको ग्रेजुअली और स्लोली जीरो की तरफ लेके जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल और यूज बहुत ज्यादा है। ओके, सो दिस वाज थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको ये समझ में आया तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब ये देखते हैं कि स्विच ऑफ करने पर डिवाइसेस को वो करंट को कैसे डिके कराता है। कैसे डिके कराता है तो उसका नाम दूसरा होगा। ये बात ग्रोथ ऑफ करंट था, अब हम लोग डिके ऑफ करंट पढ़ेंगे। वो भी देखोगे, वो भी एक्सपोनेंशियल होगा, टाइम के साथ होगा। और वो टाइम कांस्टेंट जो हम लोग डिफाइन करते हैं एल बाई आर, ये टाइम कांस्टेंट डिसाइड करता है कि कितना टाइम लेगा, कितने टाइम पे कंप्लीट चार्ज ग्रोथ होगी और कंप्लीट डिके होगा। ओके, आपने कुछ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कैपेसिटर इंडक्टर का उल्टा वर्क करता है क्या?
अब देख रहे हो यहाँ पर कि उल्टा करने का मतलब किस सेंस में आप ले रहे हो। डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट के सेंस में तो उल्टा जा ही रहा है। आई मीन लाइक कि ये स्टेडी स्टेट पर ये करंट को मेंटेन करके चलता है, वो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे करंट को अलाउ ही नहीं करता है। और ये इनिशियली करंट के चेंज को इसने क्या किया, बेसिकली आई को जीरो किया। इसका मतलब इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो, यानी करंट के चेंज को सडनली नहीं होने दिया, तो ग्रेजुअली चेंज कराते हैं। जबकि आपने देखा था कैपेसिटर में सडनली करंट आती है, सडनली रैपिड करंट आती है और रैपिड करंट फिर डिक्रीज करती है। सो यस, उस सेंस में ये उल्टा होता है। नेक्स्ट वी कैन राइट इट एज ए टू। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बोले तो देखो दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं, लाइक कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है। वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में करता है, ये मैग्नेटिक फॉर्म में करता है, तो उस सेंस में सिमिलरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिकली फंक्शनिंग में यस, ये हमारी इक्वेशन सपोर्ट कर रही हैं कि वो करंट को सडनली चेंज करने की कोशिश करता है और ये ग्रेजुअली चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग कैपेसिटर को प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसलिए नहीं लगाते हैं कि हमको करंट को सडनली चेंज करना है, वो हमारा पर्पस नहीं होता है। वो कैपेसिटर के साथ होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम इंडक्टर को लगा देते हैं और सडन वाले चेंज को ग्रेजुअल बना देते हैं। तो इंडक्टर के यूज करने का जो पर्पस है, वन ऑफ द पर्पस इज कि हम करंट के चेंज को ग्रेजुअल करते हैं, जबकि कैपेसिटर के यूज करने का पर्पस है एनर्जी को स्टोर करना और उसी से रिलेटेड उसके स्टफ। सो यस, सो अपोजिट है, क्योंकि कैपेसिटर सडन चेंज करता है स्विच ऑन करने के बाद, और ये ग्रेजुअल करता है। तो सडन के साथ ग्रेजुअल को लगाओगे तो वो ग्रेजुअल आ जाता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर एक काम कर सकते थे कि यहाँ पर हम एक इंडक्टर भी लगा सकते थे। तो अगर इस पे इनिशियली आपका करंट कितना मिला था, इनिशियली आपको करंट मिला था 2.5 एम्पियर का, जस्ट आफ्टर किससे, कैपेसिटर से। तो अगर आपका ये डिवाइस, लेट से R1 आपका एक डिवाइस था, वो 2.5 एम्पियर इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप क्या करो, उसके साथ एक इंडक्टर लगा दो। इंडक्टर लगाओगे तो आप देखोगे ये भी करंट इनिशियली जीरो हो जाएगी, फिर जीरो जीरो से ग्रो करेगी, ग्रो ग्रो करते हुए अपना रोल प्ले करेगी, तो सडन को हम स्टॉप कर सकते हैं। सो पर्पस दोनों के यूज करने का प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग है। इंडक्टर का वन ऑफ द पर्पस इज कि करंट को ग्रेजुअल करना होता है। नेक्स्ट पर हम लोग जा सकते हैं डिके ऑफ करंट। सो हाउ करंट डिकेज, ये भी देखना है कि क्या वो सडनली डिके करता है या फिर एक्सपोनेंशियली डिके करता है, लीनियरली डिके करता है, इंडक्टर किस तरह से उसको यूज कर रहा होता है। सो अगर हम सर्किट कुछ ऐसा बनाते हैं कि लेट से अपने पास एक इंडक्टर है और उसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये L है और ये R है। इस सर्किट पे t इक्वल टू 0 पे इस पे कोई करंट जा रही थी। वो कैसे जा रही थी, वो सर्किट बना के देगा, कोई दूसरा स्विच लगा देगा। तो लेट से इसके पास इनिशियल करंट I नॉट थी, I नॉट इस पे करंट चल रही थी, मे बी कि ये कहीं इधर से आ रही होगी, और फिर इसके बाद वो स्विच आपने क्लोज कर दिया ऐसा कहीं। सो अगर उसको कंप्लीट करें तो किसी दूसरे सर्किट से एक I नॉट करंट आ रही थी जो कि इससे जा रहा था, और फिर इसके बाद में आपने क्या किया कि इस वाले सर्किट को आपने क्लोज कर, मतलब बंद कर दिया, हटा दिया है, और हमारे पास केवल ये सर्किट बचता है। तो इस वाले ब्रांच से इनिशियली करंट ये चल रहा था, इसके बाद आपका ये सर्किट बचा हुआ है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 की ये सिनेरियो है, और उसके बाद क्या चलता है, किस तरह से करंट इस LR सर्किट में रहेगा, वो अपने को पता करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट के लिए, लेट एट t इक्वल टू 0 current in the inductor
was I नॉट, ये किसी सर्किट से इस पे I नॉट करंट आ रहा था, और उसके बाद अब आपके पास केवल ये सर्किट बचा हुआ है, केवल ये सर्किट बचा हुआ है। तो क्या होगा, क्या इस सर्किट पे कोई करंट चलेगा, क्या ये I नॉट सडनली जीरो हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे बैटरी तो लगा नहीं है, केवल इंडक्टर है, इंडक्टर के पास करंट है। सो क्या ये करंट सडनली जीरो हो जाएगी या फिर ग्रेजुअली जीरो होगी, कितने टाइम के बाद जीरो होगी, क्या स्टोरी बनेगी, वो अपने को समझना है। सो आप देखोगे कि इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, आइडली क्या होना चाहिए कि इस पे करंट जीरो हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैटरी कोई है नहीं। बेसिक सेंस हमारा जो स्मॉल सेंस है या जो भी बोलो उसको। लेकिन क्या होगा कि जैसे ये करंट जीरो की आप बात करोगे तो इसका मतलब ये करंट रिड्यूस होना चाहिए। अब ये जब करंट रिड्यूस होने लगता है तो ये डिवाइस क्या करता है, उसका अपोज करता है। अपोज करने के लिए एक ऐसा बैटरी लगाएगा, तो ये कैसे बैटरी जैसा बिहेव करेगा ताकि ये करंट सप्लाई कर सके और इस रिड्यूसिंग करंट को अपोज कर सके। तो बेसिकली इट बिहेव्स लाइक अ बैटरी। तो जब ये बैटरी जैसा बिहेव करता है तो इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। पहले क्या रहा होगा, पहले उसका ये टर्मिनल पॉजिटिव रहा होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रही थी। अब जब सप्लाई, करंट की सप्लाई खत्म हो गई है, इसका मतलब है कि अब ये खुद से एक बैटरी बनेगा जो कि माइनस प्लस इस तरह से क्रिएट करेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये करंट डिक्रीज कर रहा था, इस डिक्रीजिंग करंट को अपोज करना है, दैट मीन्स उसको सपोर्ट करना है करंट की डायरेक्शन में, इसको करंट लेके आना है। तो ये जो नई करंट आएगी जो ये चलाएगा वो इंड्यूस वाली करंट चलाएगा। तो लेट से कि किसी टी टाइम पर इस पे जो करंट जारी है उसका नाम हम आई दे देते हैं, तो इसी को आई बोल दिया मैंने, और ये किसी टी टाइम की करंट होगी। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आई नॉट था इनिशियली और आई को हम इसी पे दिखाएंगे। तो किसी टी टाइम पर इस पे करंट जो जा रहा है वो ये आई करंट है। आल्सो लेट एट एनी टाइम टी current in the circuit is I। थोड़ा सा आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस या अपना सेंस लगाओगे तो हो सकता है आप डाइजेस्ट ना कर पाओ। सो इंडक्टर की अपनी डेफिनेशन पे रहना है। डेफिनेशन क्या होती है? अगर करंट चेंज होता है तो उसको ये अपोज करता है, इंक्रीज करता है तो उसको डिक्रीज करता है, डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज कराता है। यहाँ पर करंट फ्यूचर में डिक्रीज होना था, क्योंकि बैटरी नहीं है, कोई कांस्टेंट सप्लायर नहीं है, तो करंट को डिक्रीज होना है। तो इस डिक्रीजिंग को फिर ये अपना खुद का ईएमएफ क्रिएट करेगा और ये खुद का ईएमएफ इसको करंट चलाएगा। तो ये जो दूसरा ईएमएफ चल रहा है, करंट आ रहा है, ये इसके खुद के ईएमएफ की वजह से आ रहा है। अगर ये खुद की ईएमएफ की वजह से आ रहा है तो ये ईएमएफ धीरे धीरे कम डाउन होता रहेगा, डाउन होता रहेगा, डाउन होता रहेगा। अल्टीमेटली आप देखोगे कि कोई भी करंट इसके पास नहीं बचेगी। तो वो करंट बेसिकली आई नॉट से जीरो जाएगा डिके करते हुए। किरचॉफ इक्वेशन लगाएंगे। किरचॉफ इक्वेशन में जो आई करंट अपना चल रहा है वो इस सेंस में चल रहा है जैसा मैंने दिखाया हुआ। किरचॉफ इक्वेशन क्या बोलेगा? सो केवीएल लगाते हैं। ये जो आई नॉट है वो इनिशियल वाला था, पहले का था, अपने कंसीडरेशन से पहले का। तो किरचॉफ इक्वेशन आप इस तरह से लगा सकते हो। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो माइनस से एंट्री कर रहे हो तो माइनस एल डी बाई डी लिखोगे। आप यहाँ से एंट्री करोगे तो फिर प्लस का आ जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमें यहाँ से आगे बढ़े थे, माइनस हमने को मिला था, और इधर से हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस आई आर आ रहा है, प्लस आई आर आ रहा है, इक्वल टू जीरो। आप अपोजिट जाओगे तो तब भी चलता है। आप इसको माइनस आई आर लिखो और प्लस एल डी आर बाई डी टी लिखो, फिर जीरो करो, तब भी वही आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि किस सेंस में जाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अगर ये इक्वेशन हुई है तो ये भी अगेन सेपरेशन वाली इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसको आप लिख सकते हो डी आई डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू आर डी टी डिवाइड बाई एल विद अ माइनस साइन। सेपरेशन वेरिएबल्स का सेपरेशन कर लिया है तो उसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जीरो टाइम पर कितना करंट था? आई का नॉट करंट था, सर क्योंकि उसके पास माइनस कुछ, नहीं आएगा। अच्छा माइनस नहीं आएगा, ओके यू आर राइट, माइनस नहीं आएगा क्योंकि उस साइड चला गया तो एक प्लस हो जाएगा। गुड, इसको करेक्ट कर दिया मैंने। जीरो टाइम पर कितना करंट जा रहा है? आई नॉट। टी टाइम पर कितना करंट जाएगा? आई। तो हम ऐसा लिख सकते हैं।
सो आई नॉट से आई करंट जा रहा है, 0 से t जा रहा है, इंटीग्रेट करना अब यूज टू हो गए होगे, ln i आ जाएगा, फाइनली ln i डिवाइड बाय आई नॉट आ जाएगा क्योंकि माइनस लगाओगे। ln में माइनस कैसे बिहेव करता है अपने को पता है, ये RT बाई L हो जाएगा। ओके सो इसके बाद में आप देखोगे कि ये बैटरी कैसे बना था, कुछ इस तरह से बना था, राइट। सो हम लोगों ने सही यूज किया। अच्छा इसके बाद हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। कुछ तो गड़बड़ गया क्या, ये आई अपॉन आई नॉट आ रहे हैं, तो इनिशियल करंट आई नॉट थी, फाइनल आई था, शुड डिके। एक बार आगे बढ़ते तो पता अपने को चलेगा। तो आई की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, आई नॉट टाइम्स ई रेज टू पावर आर टी बाई एल आ रहा है। सो ये जो आर टी बाई एल होगा, हाँ अपने को साइंस को एक बार चेक करना पड़ेगा। क्या साइन गड़बड़ किया, ये जो मैंने आपको प्लस माइनस बताया ना, ये उसके ईएमएफ के बारे में बताया था, और इस साइन को मैं एक बार फिर से रिकंसीडर कर देता हूँ। वो आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए बताया था किस तरह से ये इसको चलाने वाला है। अगर हमारा करंट ऐसा चल रहा है ना सर्किट में, अगर हमारा ऐसा करंट चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसे चल रहे होंगे, ये करंट का प्लस टर्मिनल होगा, ये करंट का माइनस टर्मिनल होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में भी बात की थी एक बार, और आपको उसमें कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कि अगर सर्किट में आई करंट जा रहा होता है तो आई करंट का ये जो टर्मिनल होता है वो प्लस रखते हैं और ये टर्मिनल माइनस रखते हैं। जब कभी किसी इंडक्टर में हम लोग करंट को शो करेंगे, जब कभी किसी करंट को किसी इंडक्टर से पास होता दिखाएंगे, तो ये हायर टर्मिनल नोटेशन में रखेंगे, ये माइनस टर्मिनल नोटेशन में रखेंगे, तो वी ए माइनस वीबी को एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। जबकि आपको पता है कि अगर उसको एज ए इंडक्टर सिंबॉलिकली दिखाना होता है तो फिर हम माइनस एल डी आई बाई डी लिखते हैं। तो हम उसको ईएमएफ से ईएमएफ जैसा सिंबल नहीं दिखा रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल करंट को और इंडक्टर को यूज कर रहे हैं। तो उस पॉइंट को अपने को ख्याल रखना था, और मैंने यहाँ पर ईएमएफ के सिंबल के हिसाब से साइन दे दिया था, तो साइन अपने को करंट के हिसाब से देना है। ईएमएफ से अपने को सिंपली ये समझना है कि ईएमएफ के अकॉर्डिंग ही ये करंट चला होगा। सो हम लोगों ने ये माना कि किसी टी टाइम पर इस पे करंट आई नॉट थी और किसी टी टाइम पर इस पे करंट आई है। सो ये करंट अपना ऐसा चल रहा है, और इस करंट के हिसाब से अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि अपने इक्वेशन में हमको प्लस एल डी आई बाई डी टी लिखना पड़ेगा। क्यों प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो एल डी आई बाई डी टी का ड्रॉप आएगा, यहाँ से चलेंगे आई आर का ड्रॉप आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद वो अपना ख्याल रखेंगे कि क्या चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो उसके बारे में पीछे लॉजिक क्या है, आप सोचोगे अगर इसको कॉन्सेप्ट से लिंक करोगे तो आपको मैच करता नजर आएगा, बट प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है ना ये डिक्रीज कर रही है। तो जब हम लोग एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे तो ये एल डी आई बाई डी टी ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, और अगर हमने एल डी आई बाई डी टी को आई आर बोल दिया तो ये गलत है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि नंबर्स आप जानते हो ना, आई कैसा होता है पॉजिटिव होता है, आर कैसा होता है पॉजिटिव होता है, एल कैसा होता है पॉजिटिव होता है, डी आई बाई डी टी कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है करंट डिके कर रही है, तो डी आई बाई डी टी मस्ट बी निगेटिव। तो ये नंबर हमारा निगेटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, बराबर हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की चीजों को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको किरचॉफ इक्वेशन के प्रॉपर्ली लिखने के लर्न करते हैं, तो करंट के अकॉर्डिंग उसको साइन देते हैं। तो अब ये दोनों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों का सम 0 कैसे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, दोनों का सम 0 आ रहा है। तो यहाँ पर एक माइनस को हटाने के लिए अपने को ने क्या किया कि अपना अल्टीमेट फंडा ये रहेगा, करंट को पहले आप दिखाओ, करंट के अकॉर्डिंग इसको साइन दो, जैसे आर को आप देते हो एग्जैक्टली सेम लॉजिक से, फिर इसके बाद इसको आप किरचॉफ इक्वेशन लगा दो, सॉल्व कर डालो। सो उसकी वजह से आप देखोगे कि एल डी आई बाई डी टी के साथ आप जब इसको इस साइड ले जाओगे तो एक माइनस साइन आएगा। फिर से बोलने की जरूरत है तो मैं जरूर बोलता हूँ, एल आर सर्किट में जब कभी एल आएगा तो आप करंट की डायरेक्शन डिसाइड करो, उसके साइंस करंट के हिसाब से दो जैसा कि आप आर को देते हो, फिर पोटेंशियल ड्रॉप को एल डी आई बाई डी टी से रिप्लेस कर दो। दो चीजों को मिक्स नहीं करना, मैंने जो पहले कर दिया
था कि वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक ईएमएफ लगा दिया था कि ऐसा ईएमएफ लगेगा, और ईएमएफ का साइन लिया था। ईएमएफ का साइन कंफ्यूजिंग होता है, क्यों? क्योंकि ईएमएफ में पॉजिटिव नंबर नहीं आते हैं, उसमें डी बाई डी टी आता है, और डी बाई डी टी अपना खुद का साइन लेके चल रहा होता है, और एक माइनस भी होता है। तो यहाँ पे दो साइन होते हैं, ये माइनस वाला है, एक ये अपना भी साइन ले सकता है, इसलिए अपने को कई बार प्लस माइनस का इशू बनता नजर आता है। उस इशू को अवॉइड करने के लिए आप क्या करो, केवल करंट को पकड़ो और करंट के हिसाब से इसको सॉल्व कर दो, ये अप्लाई करो, अपने को आंसर प्रॉपरली मिलेगा मैथमेटिकली, फिर इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं ना। वो आगे भी बताएगा कि करंट को डिके करना है, तो अगर ऐसा हम चल रहे थे तो हमारा आंसर में करंट डिके नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली राइज करती हुई नजर आ रही थी। इसका मतलब हम लोगों ने कहीं कुछ गड़बड़ किया है लिखने के टर्म में। सो ये बन के आएगा माइनस दिस, तो ये बन के आएगा माइनस दिस। अब ये बन जाएगा कि डिके वाला सिचुएशन हो गया। और अगर आपके समझ में आ गया तो अपना पर्पस पूरा हो गया। और वो माइनस का जो इशू है वो उसको आपको अवॉइड करने के लिए सिंपली करंट के डायरेक्शन को डिसाइड करो, प्लस माइनस लिखो, इसके बाद किरचॉफ्स लॉ लगा दो। एनीवे, तो ये अपने को करंट का एक्सप्रेशन पता चल गया। ये बताएगा कि इनिशियली किसी भी टाइम पे करंट जो होगी आई नॉट पे डिपेंड करेगी और एक्सपोनेंशियली डिके करेगी, सडनली जीरो नहीं होगी। और अगर सडनली जीरो नहीं होगी तो फिर हम इसको और वैसे भी बोलो प्रैक्टिकली हमारे जो अप्लायंसेस हैं उसमें डैमेजेस नहीं होंगे, और इसको हम लोग जीरो तक पहुंचा सकते हैं। तो इनिशियली कितना था आई नॉट, और ई रेस्ट पावर माइनस से डिके कर रहा, तो इस तरह से डिके करते हुए चला जाएगा। अगेन आप उसको भी देख सकते हो कि अगर कोई एक टाइम कांस्टेंट पकड़ते हो टाउ विच इज बेसिकली एल बाई आर, इस टाइम कांस्टेंट में कितना डिके हो गया होगा, तो आप बोलोगे कि बहुत फास्ट डिके होता है, एक्सपोनेंशियल डिके होता है। तो डिके 63% हो गया होगा, बचा कितना होगा 37%, तो 0.37 आई नॉट बचेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन थिंक ऑफ कि कितना करंट बचता है और किस तरह से डिके करता है। कॉपी कर लीजिए, और जो भी स्टेप को री एक्सप्लेन करना हो तो आप बता सकते हो। टाउ की वैल्यू एल आर होती है। सो एल आर सर्किट में दो पोर्ट पोर्शन हो सकता है, ग्रोथ और डिके। यस सर, what will be the portion for the next like advanced test? ओके, एडवांस टेस्ट के लिए पोर्शन यस वो डिसाइड कर लिया है, एंड इट वाज गोइंग टू बी मैग्नेटिज्म इंटायर पोर्शन, जो इसका भी आपने मेंस लिखा है, along with this EMI and AC। तो EMI आज हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, और ये इसके बाद नेक्स्ट क्लास है उसके आगे से हम लोग AC भी पढ़ेंगे, और मोस्ट लाइकली आपका एडवांस टेस्ट होगा उससे पहले AC अपना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें कवर हो जाता है। सो सिलेबस ऑफ द टेस्ट विल बी मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC। ये अगर कॉपी कर लिया तो एक दो और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ, और ये डन हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बेटर होगा कि मैं एक एग्जांपल पिक कर लेता हूँ, उस एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो अभी तक लर्न किया उसका यूज भी हो जाएगा। लेट्स से कि आपको ऐसा बोलता है कि अपने पास एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, किसी एक बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है। इसका अगर आप आंसर दे पाओगे तो इसका मतलब है आपने एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग है इंडक्टर का वो समझ लिया है। इसका EMF E है, इसका इंडक्टेंस L है, इसका रेजिस्टेंस R1 है। साथ ही साथ आपके पास क्या है, आपके पास एक और रेजिस्टेंस है, और अपने पास क्या है कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच को हम इनिशियली इस R1 के साथ कनेक्ट करके रखे हुए थे।
ये स्विच है, ये 1 पॉइंट से कनेक्टेड था, इधर एक हमारे पास 2 पॉइंट भी है। हम चाहे तो इस स्विच को रोटेट करा करके 2 पे कनेक्ट करा सकते हैं, तो इसको ऐसे 2 पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस स्विच को मैं बीच में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अपने को याद रहे कि हम इसको 2 जगह कनेक्ट कर सकते हैं, 1 में भी कनेक्ट कर सकते हैं और 2 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट, और ये स्विच है। लेट्स से दिस इज R2, ड्रॉ कर लीजिए, और अपने को कुछ क्वेश्चंस बताने हैं, उनके हमको आंसर देना चाहेंगे, और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आप नहीं भी बता पाएंगे तो लर्न कर लेंगे, तो एग्जाम में आएगा आप आंसर कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस स्लाइड को पहले दिखाऊं? ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड आप पहले देख लो, इसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसको कंप्लीट करने के बाद ये पूरा हो जाएगा। इनकेस आप इसको कंप्लीट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको पीडीएफ मिलेगी, उसका कोई इशू नहीं है। ये डिके वाले था, रिजल्ट अपने को याद रखना, एक्सपोनेंशियल डिके करते हैं कैपेसिटर जैसा। ना क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इनिशियली switch was connected to position 1 since long time। तो लंबे समय से वो 1 पोजीशन पर कनेक्टेड था, ऐसा ये बोलता है। अब ध्यान से सोचोगे समझोगे तो आपको ये लैंग्वेज भी समझ में आएगी जो जनरल एग्जाम में यूज करेगा। सो इनिशियली स्विच 1 से कनेक्टेड था, दैट मींस इतना सर्किट था हमारे पास। एट t इक्वल टू 0 switch is shifted from 1 to 2, from 1 to 2 position। मैं कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर आप उसका आंसर जल्दी जल्दी दे पाए तो। स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 टू 2nd पोजीशन, फाइंड। और इन क्वेश्चन के आंसर दे लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट में डीपर सेंस डेवलप हो जाएगा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये पूछना है कि करंट थ्रू इंडक्टर एट t टेंडिंग टू 0 माइनस। मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, लैंग्वेज वाइज इसका मतलब ये है कि स्विच को क्लोज करने के जस्ट पहले, माइनस का मतलब 0 से पहले, दैट मीन्स स्विच क्लोज करने के जस्ट पहले, just before the switch was closed। So how much the current through the inductor was running just before the switch was closed? तो आप बोलोगे कि लंबे समय से ये चल रहा था, एलआर सर्किट था हमारे पास। एलआर सर्किट की स्टेडी स्टेट करंट चाहिए, स्टेडी स्टेट करंट चाहिए, तो अगर उसको हम लोग आई नॉट या कुछ नाम देते हैं तो E डिवाइड बाई R1 होगी, द रेजिस्टेंस विच वाज द पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ ऑफ करंट। गुड, दैट्स गुड टू नो कि आपने सही आंसर दिया। फिर मैं बी ऑप्शन पूछता हूँ, current through inductor at t equal to or t tending to 0 plus just after the switch was closed। So inductor से just after कितना करंट जाएगा, या स्विच को शिफ्ट करने के जस्ट बाद इंडक्टर से करंट कितना जाएगा, दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने फर्स्ट का आंसर दे दिया, जो कि काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, it was good, that means you have understood the concept like growth of current।
और सबसे क्रक्स पॉइंट बी वाला है। बी का एक आंसर है E अपॉन R2, दूसरा है E अपॉन R1, सेम E अपॉन R1, E अपॉन R1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इंडक्टर सडनली करंट को चेंज नहीं होने देता है। सो सडनली करंट को चेंज नहीं होने देता, इसको कंटिन्यूटी लगेगी। जीरो पर जो वैल्यू आएगी वही वन पर आएगी, जो जीरो पर जो वैल्यू आएगी वही जीरो माइनस पर भी आएगी, वही जीरो प्लस पर भी आएगी। तो आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय हम स्विच को चेंज कर रहे थे टी इक्वल टू जीरो पे करंट बताइए, या फिर जीरो से जस्ट पहले बताइए, या फिर जीरो के जस्ट बाद बताइए। अगर वो इंडक्टर से पूछ रहा है तो इंडक्टर करंट को चेंज नहीं होने देगा, तो हम बोलेंगे इसका आंसर आएगा इक्वल टू I naught, which is basically E divided by R1. तो अगर स्विच को आपने शिफ्ट किया भी ना, इंडक्टर will not allow any change. अगला क्वेश्चन, current through R1 at t tending to 0 plus. स्विच को शिफ्ट करने के जस्ट बाद R1 से कितना करंट जाएगा? That means resistance 1. You'll find that will become very obvious, but still it can be asked. So you will say कि it's so obvious. The reason being कि आपका स्विच इधर चला गया, आपका सर्किट ये है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बैटरी हो या रेजिस्टेंस R1 हो, उसकी करंट तो जीरो हो गई है। गुड, सब बोलोगे इसका आंसर तो जीरो है। अब आपसे बोलेगा कि करंट थ्रू R2 एट जस्ट आफ्टर वाली सिचुएशन, तो जस्ट आफ्टर वाली सिचुएशन में R2 से कितना करंट चल रहा होगा? सो यू नो कि ये सर्किट है हमारा, और जो इंडक्टर से जाएगा वही R2 से जाएगा। इंडक्टर से चेंज नहीं हुआ है तो R2 से भी चेंज नहीं होगा। तो अब बोलोगे I नॉट जाएगा, I नॉट का मतलब E डिवाइड बाई R1 जाएगा। अब देखो एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि स्विच को शिफ्ट करने के जस्ट बाद R2 से कितना करंट गया। तो स्विच को शिफ्ट करने के जस्ट बाद R2 से करंट पता करने का मतलब इंडक्टर से पता करना, इंडक्टर से पता करने का मतलब जस्ट बाद जस्ट पहले दोनों, इसका मतलब जस्ट पहले का पता करना और अपना आंसर आ जाना। और देखो R2 से जो करंट जा रहा है उसमें R2 का एक्सप्रेशन ही नहीं है, R1 का एक्सप्रेशन है। तो करंट इस पर हम बता पा रहे हैं, रेजिस्टेंस ये यूज हो रहा है, चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। गुड, ओके, दैट सेज कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में पकड़ आया है और अब आप ट्रैप नहीं होने वाले हो। ओके, अगर अपने को ये इतना समझ में आया तो हम ये बता सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं। करंट थ्रू R2 एट स्टेडी स्टेट, तो जब स्टेडी स्टेट आएगी t इक्वल टू 0 के बाद लंबा समय हो गया, फिर R2 से कितना करंट जाएगा? सब बोलोगे लंबे समय के लिए ये सर्किट चल रहा था, डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट में फाइनल करंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर इज नॉट अ कंटीन्यूअस सप्लायर, इज जस्ट अपोजेस द एब्रप्टली चेंज, तो किसी भी एब्रप्टली चेंज को अपोज करता है, दैट्स ऑल। तो आप बोलोगे इसका आंसर हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसमें ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे पोटेंशियल है। ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, सर स्विच को यहाँ से वहां लेकर के जाएगा और बोलेगा कि बताइए क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। सो अपने को जो क्रक्स है वो इंडक्टर है, इंडक्टर के बारे में समझना है। बिफोर एंड आफ्टर वो चेंज नहीं होता है, फिर उसके पास फाइनली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, वो सारी कहानी हम बता सकते हैं। ओके, सो दैट वाज अ क्वेश्चन related to this inductor और resistance। इसमें इनिशियली चार्जिंग करंट ग्रोथ हुई होगी, बाद में करंट डिके हुई होगी, हम आंसर बता पाते हैं। ओके, सो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। हालांकि अब हालांकि टाइम हो गया और हम एक पॉइंट छूटा हुआ है अपना, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जैसे हाफ CV स्क्वायर होता है, यहाँ पर हाफ LI स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, और उसके बाद कुछ आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे। तो एक काम करते हैं,
कल के लिए हम लोग डीपीपी का डिस्कशन रख लेंगे और ईएमआई को वाइंड अप कर देंगे। तो ईएमआई की डीपीपी जितनी आपको मिली हुई हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए, आज भी आपको एक मिलेगी, और उसके डाउट्स हम लोग डील करेंगे। उससे पहले आपको जो बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन है उसको कवर कर देंगे। सो ईएमआई और एसी विल नॉट मिक्स इट। और फिर डे आफ्टर टुमारो से हम लोग एसी को स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। सो नेक्स्ट क्लास में डीपीपी का डिस्कशन और कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि हम लोग उसको 5 से 10 मिनट में कवर कर सकते हैं, बट दैट वुड बी बेटर। उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल भी कर लेंगे, गुड एग्जांपल, वो फ्यूचर में काम आएगा। So if there's any quick query you can ask, otherwise that's all for the day. And please do attempt all the DPPs जो आपको EMI की भेजी गई हैं 3, 4 और जो भी हैं, उसके क्वेश्चंस 1 by 1 हम लोग कल डील करेंगे। मैं ग्रुप पे भी उसको अनाउंस कर दूंगा so that you remember it. Okay. So if there's any quick query you can ask, otherwise that's all. टेस्ट पेपर का जो सिलेबस है वो आपको ग्रुप पे आ जाएगा, वैसे मैंने बता दिया, EMI, AC एज वेल एज मैग्नेटिज्म पूरा। Okay, if there's nothing to ask, so that's all for the day. Thank you guys.